गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास अपने पास है स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको समचुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हमारी इस वीडियो में, इस क्लास की वीडियो में हमने आयताकार कुंडली का एक टॉपिक पहले भी पढ़ा है, जिसमें आपको बोला गया था चुंबकीय क्षेत्र असमान है, लेकिन यहां आपके पास चुंबकीय क्षेत्र बनता है एक समान। ठीक है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली स्थित है। अपने घूर्णन के कारण का मतलब हो गया रोटेट हो रही है वो किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना बनेगा उसका मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, समचुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको बनाना है जिसमें एक आयताकार कुंडली को आपको रखना है और उस कुंडली की घूर्णन गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है उसका मान आपको ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, हमने कहा हमारे पास यहाँ दो चुंबकीय ध्रुव है। ये चुंबकीय ध्रुव है स्टूडेंट्स अपने पास N और ये S, जिसके मध्य यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती है जो परस्पर समांतर होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये प्रदर्शित करती है कि दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक आयताकार कुंडली ली। यह अपने पास है एक आयताकार कुंडली। ये अपने पास बनती है एक आयताकार कुंडली है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और यह अपने पास बनती है इसकी घूर्णन अक्ष, जिसके सापेक्ष यह ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है। देखो, ये तो बना आपके पास चुंबकीय क्षेत्र B, और ये बना आपके पास कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल है, जिनके मध्य कोण बनता है थीटा के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं पूरी बात को, हमने कहा दो चुंबकीय ध्रुव जिनके मध्य एक आयताकार कुंडली A, B, C और D थीटा कोण पर स्थित है। यह कुंडली घूर्णन अक्ष के परितः, ये घूर्णन बिंदु O हो गया, थीटा कोण पर स्थित है और ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कुंडली रोटेट होती है, घूर्णन करती है, तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं कुंडली से गुजरने वाली, कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है। क्षेत्र रेखाएं तो जा रही है इस ओर और कुंडली रखी है इस ओर, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। एक बार पूरी बात को मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। हमने माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली A, B, C और D हमारे पास है। वह इस प्रकार रखी हुई है कि घूर्णन अक्ष चुंबकीय अक्ष के परस्पर लंबवत है, जो रोटेट हो रहा है परस्पर। जैसे ये कुंडली यूं है, देखिए कुंडली सामने रखी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है आपके पास, ये तो हो गया लंबवत। ऐसी स्थिति में कुंडली क्या कर रही है? घूर्णन गति करती है। तो हमने कहा कि इसकी अवस्था में कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये माना किसी समय t पर कुंडली का क्षेत्रफल A और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुंडली थीटा कोण बनाती है। इसको मैं लिख देता हूं। मैंने कहा किसी समय, माना किसी समय t पर
कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा B के साथ थीटा कोण बनाती है। अतः कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिभाषा के अनुसार बनेगा फाई बराबर होगा B डॉट A, या आप यहां लिख सकते हैं B A cos थीटा। जैसा कि आप जानते हैं अदिश गुणा है, इसलिए डॉट को हटाया तो cos थीटा आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट्स यहां हमें ध्यान देना कोण थीटा है जो समय t पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहां पर थीटा को चेंज कर देते हैं किससे, ओमेगा टी से, कोणीय वेग इंटू समय के रूप में। तो आपके पास बनता है फाई बराबर होगा B A cos ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, तो हम जानते हैं क्योंकि फेराडे व लेंज के नियम से अपने पास होता है क्या, फाई बराबर होता है E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को आप शामिल करेंगे तो आपको बनेगा E बराबर होगा माइनस डी अपॉन डी टी, फाई का मान रखा B A cos ओमेगा टी। जैसा कि आप जानते हैं आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपके पास B एक कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया और B d dt और cos ओमेगा t आपको बनता है। cos ओमेगा t का जो अवकलन होता है वो बनता है माइनस के ओमेगा sin ओमेगा t। अपन जानते हैं, मैं एक साइड लिख देता हूं, आपको यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना d अपॉन dt cos ओमेगा t, इसका अवकलन बनता है हमारे पास माइनस के साइन ओमेगा टी बटे ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई आता है, समाकलन में बटे में आता है। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, E बराबर माइनस बी ए ओमेगा और आपके पास बनेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने ये कहा यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको मिलेगा E बराबर, देखिए माइनस ऑलरेडी था, जब आपने इसका समाकलन अवकलन किया तो माइनस और माइनस मिलकर बन जाता है प्लस के रूप में। ठीक है ना, तो आपके पास हो जाता है एन ए बी ओमेगा और होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम ये मान लेते हैं, क्यों, कारण क्या है, देखो एन फेरों की संख्या, ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वो भी कांस्टेंट है, बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपके द्वारा माना गया है वो भी कांस्टेंट है, और ओमेगा जो कि कोणीय वेग है, घूर्णन कर रही है जिसके सापेक्ष कुंडली, वो भी एक नियत है। तो कुल मिलाकर ये पूरा पद हमारे पास एक नियतांक के रूप में बनता है। तो हमने बोला एन ए बी ओमेगा बराबर है ई, मैं एम बोलता हूं इसको, ये अपने पास कहलाता है स्टूडेंट्स अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, या इसको आप वोल्ट का आयाम भी कह सकते हैं। अपने पास लेसन नंबर 10 में
यह परिभाषा आएगी, यह फॉर्मूला बनेगा। अतः अपने पास बनता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अपने को बनेगा E बराबर होगा Em और साइन ओमेगा टी। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्मूला आया समीकरण नंबर 3, यह आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है। यदि हम ये कहें कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो प्रेरित धारा आपको प्राप्त होगी I बराबर E बटे R। समीकरण लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, हमने समीकरण 3 व 4 को कंप्लीट किया तो आपके पास बनेगा I बराबर E m बटे R साइन ओमेगा टी। वही बात E बटे R जो कि I होता है, तो हमने कहा यहां पर एक साइड ले लेते हैं अपन E m बटे R बराबर I m, जो कि आपके पास बनेगा धारा आयाम, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए भी माना था। या इसको धारा आयाम कह दीजिए या अधिकतम प्रेरित विद्युत धारा कह दीजिए, तो आपको बनता है I बराबर होगा I m साइन ओमेगा टी। ये स्टूडेंट्स आपके पास आती है समीकरण नंबर 5। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 3 जो आपको प्राप्त हुई है, यह समीकरण 3 और 5 जो कि आपके टॉपिक का मेन उद्देश्य बनता है, जिसके आधार पर हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मापन किया। किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का हमने मापन किया। ठीक है ना। देखो इनके इन दोनों समीकरणों की एक विशेषता देखिए स्टूडेंट्स आप। विशेषता ये है कि यह दोनों पद जो हैं अपने अपने अधिकतम मान रखते हैं। जैसे ये रखता है Em जिसको अपन कहते हैं वोल्टता आयाम, इसे कहते हैं धारा आयाम। ठीक है, इनमें एक विशेषता और देखी जाती है। एक विशेषता और क्या है? साइन आना। यह साइन आना ये बताता है कि धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों ही समय के आवर्ती फलन होते हैं। समय के आवर्ती फलन अर्थात समय के साथ ये परिवर्तित होते हैं, समय पर डिपेंड करते हैं। यदि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा का समय t के साथ ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अपने को कैसा प्राप्त होगा उसको हम जानेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका ग्राफ खींचना बताता हूं। वैसे तो यदि देखा जाए तो आप ग्राफ को डायरेक्ट बना सकते हो, बना भी लेना चाहिए क्योंकि इतनी डिटेल्स आपके पास इस टॉपिक में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको यह बताता हूं कि इसका आवर्ती ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ध्यान देना लेकिन समझते हुए। अब देखिए समीकरण 3 अपने पास है, हम समीकरण 3 को लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 से आपके पास बनेगा E बराबर Em साइन, चूंकि ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T और इंटू T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम T के विभिन्न मान लेंगे और E का मान निकालेंगे। तो हमने ये कहा नंबर 1 के रूप में, जब T बराबर 0 सेकेंड तो E बराबर बनेगा, T की जगह 0 रखो आप, साइन 0 और साइन 0 बराबर 0, E बराबर 0 बनता है। नंबर 2 के रूप में, जब T बराबर आपने रखा T अपॉन 4 सेकेंड, आपको कुछ तो ध्यान आ रहा होगा 11th क्लास में भी हमने इन चीजों को पढ़ा था लेसन तरंग गति में। ठीक है, तो इस आधार पे E आपके पास बनता है, देखिए Em साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू T अपॉन 4। T से T कट जाता है, 2 से 4 दो बार, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1।
इस आधार पे आपके पास बनेगा E बराबर होगा प्लस का EM। ठीक है, नंबर 3 के रूप में अपन ने कहा जब t बराबर अपने पास है t/4 सेकेंड, तो E बराबर आपको बनेगा EM साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू, सॉरी यहाँ T/2 लेंगे अपन, T/2 क्योंकि T/4 अपन पहले ले चुके हैं ना। T से T कट जाता है, 2 से 2 कटेगा साइन पाई, और साइन पाई का मान होता है 180 मतलब कि 0। नंबर 4 जब आपने कहा t बराबर है आपके पास 3t/4 सेकेंड, तो E बराबर आपको बनेगा EM साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 3t/4। तो E बराबर T से T कैंसिल होता है, 2 से 4 2 बार कटता है, 3 पाई/2 मतलब कि 270, साइन 270 का मान होता है माइनस का 1, तो आपके पास बनेगा माइनस के EM। नंबर 5 जब t बराबर आपको बनता है 4t/4 मतलब कि t सेकेंड, तो E बराबर EM साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू T। तो E बराबर आपको बनेगा, T से T कट जाता है साइन 360, और 360 का मान होता है 0। इस तरह से ये हमने विभिन्न मान प्राप्त किए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिसके आधार पर हम अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ को ध्यान से समझना, ग्राफ बहुत बेहद अच्छा ग्राफ आपको प्राप्त होगा और समझने वाला ग्राफ भी है, और यही ग्राफ अपने को आगे आने वाले लेसन की रूपरेखा भी तैयार कराता है। ठीक है ना, आगे जो लेसन अपना बन रहा है उसकी रूपरेखा भी हमें ये जो ग्राफ है ये प्राप्त करेगा। देखिए कैसे बनेगा ग्राफ, ध्यान देना। देखिए अपने पास ये तो है y अक्ष के रूप में, ये हो जाती है t अक्ष, ये मूल बिंदु होता है आपके पास 0। हम इसको सीधी रेखा बना लेते हैं इस तरह से। आपके पास अधिकतम और न्यूनतम मान के रूप में वैल्यू बनती है प्लस के EM और माइनस के EM। तो प्लस के तो ये मान लेते हैं अपन प्लस के EM, और ये मान लेते हैं अपने पास होता है माइनस के EM। ठीक है, हमने समय अक्ष पर लिया एक तो 0, एक लिया t/4, ये t/4, ये होता है अपने पास t/2, ये होता है 3t/4, ये होता है 4t/4 के रूप में। ठीक है, अब कंडीशन लेते हैं अपन ग्राफ में। हमने कहा जब t बराबर 0 तो E बराबर 0 मतलब कि ये पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, जब t = t/4 जो कि आपने बोला है, तो ये पॉइंट आपका बनता है यहां पर। t/2 पर ये वैल्यू बनती है आपके पास, 3t/4 पर आपके पास ये वैल्यू आती है नेगेटिव जो कि नीचे जाता है माइनस के, और आपके पास बनता है अंत में ये पॉइंट। अब हम इसको मिला देते हैं तो कंडीशन अपने पास क्या होती है, देखिए हमने इसको मिलाया तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आती है t/4, ये होगा 2t/4, ये होगा 3t/4, ये होगा 4t/4। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के रूप में देखो हमने EM के रूप में लिखा, मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। यदि धारा के रूप में लिखते हो तो आपके पास इसको IM प्लस का भी लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा माइनस के IM। कहने का मतलब है वक्र दोनों का एक ही है, केवल E की जगह आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, I लिखना रहेगा, जिससे आपके पास ये तो बनेगा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये बनेगी अधिकतम धारा या धारा आयाम भी इसको कहा जा सकता है। आवर्ती फलन है, देखिए ये चीज जो मैंने बताया है आपको यहाँ तक कोई इतना कंपल्सरी नहीं है आप लिखें कॉपी में, आप केवल डायरेक्ट वक्र बनाएं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वक्र कैसे बना, आवर्ती फलन कैसे है। जिन्होंने 11th में तरंग गति वाला पार्ट नहीं पढ़ा है वह इस पॉइंट का यूज करके याद रख सकता है कि ग्राफ किस तरह से प्राप्त होता है। और इसके अलावा लेसन नंबर 10 जो आपका स्टार्ट होने वाला है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें भी आपको इसी वक्रों का यहाँ पर उपयोग करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने आज हमारी क्लास में पढ़ा
समचुंबकीय क्षेत्र में जब एक आयताकार कुंडली घूर्णन गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा कितनी होगी, जिसका मान आपने ज्ञात किया। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स यहां लेता हूं, जो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर भी बनता है 12 के रूप में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में आपको बोला गया है 0.15 मीटर त्रिज्या और 3000 फेरे वाली एक कुंडली है। आपके ये एग्जांपल है 12 नंबर। 0.15 मीटर त्रिज्या कैपिटल आर का मान दे रखा है आपको, जिसमें आपके पास है 0.15 मीटर, आर बराबर है 0.15 मीटर। फेरों की संख्या n बराबर आपको दे रखी है 3000 फेरे। 3000 फेरे आपको दिए गए हैं, ठीक है। BH चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और कुंडली जो है 250 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? 250 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो आपने अभी भी पढ़ा है कि EM बराबर होता है NAB ओमेगा, ठीक है। n का मान आपके पास है 3000 के रूप में। ए का मान कहां से लाएं? कुंडली का शेप आपको दिया गया है, त्रिज्या दे रखी है, तो समझ जाओ कि आपके पास ये वृत्ताकार है, तो हमने इसको लिख दिया πr² के रूप में। बी अपने पास है 4 × 10⁻⁻5। अब ओमेगा कहां से लाएं? इसके लिए आपको इसने दे रखा है ओमेगा के रूप में, आपको आवृत्ति दे रखी है, सॉरी ये ओमेगा नहीं, आवृत्ति है, जिसको n या f के रूप में आप लिखते हैं। ये हो जाता है आपके पास 2πf। वेल रखो, आपके पास बनेगा 3000 × पाई, आर का मान आपके पास है 0.15 का स्क्वायर इंटू 4 × 10⁻⁻5 इंटू 2 × पाई इंटू f का मान आपके पास है 250, ठीक है। आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगी लगभग, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 13.31 वोल्ट। कैलकुलेशन को एक बार आप चेक अवश्य कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि आयताकार कुंडली को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या घूर्णन कराया जाता है, के मान को हमने प्राप्त किया, ठीक है। इस वीडियो में जो हमने क्लास में टॉपिक पढ़ा है, यही हमारे पास लेसन नंबर 10 की महत्वपूर्ण भाग बनेगा, क्योंकि लेसन नंबर 10 में जो फॉर्मूला अभी हमने प्राप्त किया है वो फॉर्मूला कंटिन्यू चलेगा, शुरू से लेके लास्ट तक वही फॉर्मूला होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी कॉपी में नोट करिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।